सुप्रभात। आपका स्वागत है टारगेट विद विश्वास राय में। और आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके पास आए हैं और सब्जेक्ट भी नया है। सब्जेक्ट इस प्रकार से नया है कि सभी अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो सामान्य हिंदी आप इग्नोर नहीं कर सकते। सामान्य हिंदी को आपको लेके चलना पड़ेगा और सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय है जो कि यूनिवर्सल है। अगर सामान्य हिंदी के व्याकरणों को आप स्पष्ट कर लेते हैं तो आप इतना तय मानिए कि इतना सॉफ्ट टारगेट है कि आप अधिकतम स्कोर तय कर सकते हैं। यानी अगर 40 क्वेश्चन पूछता है, 30 क्वेश्चन पूछता है, 60 क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन पूछता है, तो यदि आप तैयार हैं तो मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं 95% प्लस करके आप नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। और एक तरह से ये ओपन सब्जेक्ट होता है, क्या आएगा इसके बारे में हमें पता होता है। जैसे सामान्य अध्ययन को यदि हम ले लें तो वो एक अथाह होता है, उसमें हमें ये क्लियर नहीं होता कि प्रश्न कहां से उठ सकते हैं, अतः तैयारी को ब्रॉड करना होता है। लेकिन सामान्य हिंदी एक ऐसी प्रक्रिया है क्योंकि उससे हमें पता होता है कि प्रश्न यहां से जरूर आएंगे। अगर आप तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आप अधिकतम स्कोर करने के लिए और उस नौकरी को पाने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हैं। तो चूंकि सामान्य हिंदी में मैं चाहता तो वर्णमाला से स्टार्ट कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कि एक वीडियो केवल भाषा, हिंदी भाषा व व्याकरण और उसके सामान्य परिचय पर बन जाए। उसके बाद हम वर्णमाला पे आएंगे और धीरे धीरे एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए पूरी हिंदी क्लियर होगी। यानी वर्ड विचार क्लियर होंगे, शब्द विचार क्लियर होंगे और वाक्य विचार क्लियर होंगे। यहां तक कि हम इस पर साहित्य में भी जाएंगे, हिंदी साहित्य पे भी प्रश्नों को जहां तक की समीक्षा करनी आवश्यक होगी वहां तक की समीक्षा की जाएगी तथा हिंदी के शिक्षण विधियों पर भी नजर डाली जाएगी, पूर्णतया नजर डाली जाएगी। अतः ये जो वीडियो है वो टीटी, सीटीटी, सुपर टेट, उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल तथा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए पूर्णतया उपयुक्त वीडियो है। अतः अब हम आपके साथ आते हैं इस टॉपिक पे, हिंदी भाषा व्याकरण व सामान्य परिचय पे। हिंदी भाषा व्याकरण और सामान्य परिचय को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इस पे नजर डालते हैं कि भाषा क्या होती है। आखिर हम समझ तो लें कि भाषा का एक उपक्रम क्या होता है, यानी भाषा हमसे कहना क्या चाहती है। क्या भाषण साधन मात्र होती है? क्या भाषा विचारों का केवल आदान प्रदान मात्र होती है, या कभी कभी वो संस्कृति या हमेशा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षक भी बनती है? तो आते हैं सबसे पहले अगर भाषा के शब्द पे हम निगाह डालें तो आप देखेंगे कि भाषा जो है वो भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से बना हुआ है। धातु क्या, हम इस पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि धातु क्या होती है। तो धातु संस्कृत में इसको धातु कहते हैं। उस संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं उसी को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, यानी संस्कृत में जिसे हम धातु कहते हैं उसी को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले है कि भाषा का मतलब क्या होता है। तो भाषा का अर्थ होता है बच्चों कि विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना यह भाषा के माध्यम से होता है। विचारों का आदान प्रदान करना यह भाषा के माध्यम से होता है। तो फिर आपके मन में एक बात आएगी कि विचार क्या है। अब क्या विचार साधन है? नहीं, विचार साध्य होते हैं। साधन भाषा कहलाती है जिससे हम अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं और जिस साधन से हम पहुंचाते हैं उसी साधन को हम भाषा कहते हैं। यानी अगर एक तरह से हम कहें कि मनुष्य के मन का जो भाव है, मनुष्य के मन का जो भाव है वही विचार कहलाता है। यानी विचार को अगर हम एक शब्द में स्पष्ट करें, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो ये अध्वन्यात्मक इकाई है। अध्वन्यात्मक इकाई है। यानी अध्वन्यात्मक इकाई में आप देख रहे हैं कि यहां पे अ शब्द जुड़ा हुआ है। और सदैव नकारात्मक का बोध देता है, नकारात्मक का बोध देता है। यहां से निकलकर ध्वनि आ रही है। अगर यड़ संधि आप लोग जानते होंगे तो आप देख रहे हैं ध्वन्यात्मक,
यानी ध्वनि धन आत्मक, यानी ध्वनि धन आत्मक, यानी मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती उसे विचार कहते हैं। अगर आप एक शब्द में इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि विचार क्या होता है, विचार क्या होता है, तो आप कह सकते हैं विचार की परिभाषा को कि मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती, जिसमें आवाज नहीं होती, उसे विचार कहते हैं। मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती उसे विचार कहते हैं। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि दो व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि दो व्यक्ति हैं क और ख, अगर ये क और ख के बीच में अगर कोई संवाद होना है, मन में विचार उत्पन्न हो रहा है और क उसे ख को विचार को साझा कर रहा है, ख क को विचार को साझा कर रहा है, तो कंफर्म है जिस माध्यम से वो साझा करते हैं, याद रखिएगा, जिस माध्यम से वो साझा करते हैं उसी माध्यम या उसी साधन को हम भाषा कहते हैं। यानी जिस माध्यम से वो उसे साझा कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लेकिन क्या अगर हम यहीं पे रुक जाएं, भाषा को केवल इतना तक ही हम रोक लें कि केवल विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है, तो शायद हम भाषा के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, भाषा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षक भी होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षक भी होती है, इतनी बात याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि एक शब्द में बोला जाए, एक वाक्य में बोला जाए, तो भाषा रूपी बीज यदि संरक्षित होता है तो संस्कृति रूपी वृक्ष अपने आप को फलीभूत करता है। और अगर संस्कृति और सभ्यता, इसका मतलब यह हुआ कि भाषा संस्कृति का पोषक होती है। अगर ऐसा ना होता तो एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट अगर कर दें कि आज हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं में इसका एक उल्लेख है, हिंदी हमारी है, लेकिन वो राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई क्योंकि दक्षिण के राज्य और पूरा पश्चिम के राज्य इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने पर तुरंत हो हल्ला मचाने लगते हैं। क्यों? वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी भाषाओं को दोयम दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनकी संस्कृति और सभ्यता को दिक्कत होगी। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यानी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा ना होके हिंदी संघ की राजभाषा है। वो हम पॉलिटी संविधान में स्पष्ट करेंगे और बहुत बखूबी स्पष्ट करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। बस इस वीडियो की बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने वाला है, अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचने वाला है। अगर हम हिंदी भाषा में एक बार और इस बोर्ड पे आएंगे कि हिंदी भाषा व्याकरण और सामान्य परिचय, भाषा भाष धातु से बना हुआ है। धातु, हिंदी में धातु को ही क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं, और भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। विचार क्या होते हैं? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होते हैं। अ का मतलब नकारात्मक होता है, यहां से यड़ संधि बनती है, ध्वनि धन आत्मक हो जाता है, और ध्वनि धन आत्मक होने के कारण यहां इसका एक परिभाषा बनती है विचार की कि मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती, नकारात्मक ध्वनि होती है, यानी जिसमें आवाज नहीं होती, वो विचार कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से हम आपसे कहना चाहेंगे, इसे हम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि एक चीज और याद रखिएगा कि केवल विचारों का आदान प्रदान दो लोगों के बीच नहीं होता, इसमें भी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, जनसंचार, सामूहिक, यानी 4 प्रकार से एक दूसरे के, हम पढ़ाएंगे इस चीज को शिक्षण विधि में कि इन आप अंतःवैयक्तिक भी संचार,
विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अंतर्वैयक्तिक भी कर सकते हैं, सामूहिक भी कर सकते हैं और जनसंचार, यानी इसको करने के लिए 4 प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले हम भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा भाषा की विशेषता में कि भाषा जन्मजात नहीं होती। भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा अर्जित की जाती है, यानी यह एक अर्जित संपत्ति है। याद रखिएगा बच्चों, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा जन्मजात नहीं होती। जिस पर्यावरण और परिस्थिति में बच्चा रहता है वहां की भाषा को वो गेन कर लेता है, यानी भाषा पहला आप दे सकते हैं। याद रखिएगा कि भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती, यह एक अर्जित संपत्ति होती है, यानी भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है तो कहां से अर्जित की गई है? तो 100% क्लियर है कि वो अपने परिवार से, पड़ोसी से, विद्यालय से, समाज से। भाषा बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, अगर गलत परिवेश में रहते हैं तो गलत भाषा सीखते हैं, अच्छे परिवेश में रहते हैं तो अच्छी भाषाएं सीखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा, अगर हम तीसरे पे आए तो सामाजिक प्रक्रिया है। और हां, भाषा स्थिर नहीं होती, भाषा चलनशील होती है। आप लगातार कठिन से सरल की ओर, सिंथेसिस टू एनालिसिस, संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ आप चलते रहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि भाषा परिवर्तनशील है। याद रखिएगा, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा वैज्ञानिक होती है। याद रखिएगा, भाषा वैज्ञानिक होती है। अगले वीडियो में जब हम वर्णमाला पर आएंगे तो सघोष, अघोष, अनुनासिक, निरनुनासिक, अल्पप्राण, महाप्राण, यानी आप देखेंगे कि इतना बेहतर तरीके से समन्वय किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा मानक होती है। भाषा क्या होती है? भाषा सदैव मानक होती है। भाषा मानक होती है। इसका एक मानक स्वरूप होता है। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। हां, भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर जाती है। पहले व्याकरण पढ़ना कठिन होता है, धीरे 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 बच्चा उन तोड़ता 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 एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, विश्लेषण 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 करते करते वो उसे एक सहज प्रक्रिया बना लेता है। यानी टीटी वाले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, भाषा कठिन से सरल की ओर जाएगी, भाषा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाएगी, भाषा सिंथेसिस टू एनालिसिस की ओर जाएगी, यानी भाषा एक पहले पूर्ण स्वरूप में रहेगी। फिर आप ही कहते हैं कि बच्चा समस्या का समाधान कैसे करे, तो आप स्पष्ट करते हैं कि बच्चा समस्या का समाधान इस तरह से कर सकता है कि पूरी समस्या को टोटलिटी के रूप में नहीं देख सकता। क्योंकि बच्चा है, अतः वो उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में यदि तोड़ दे, यानी उसका एक विखंडन कर दे, यानी उसका एक विश्लेषण में लाए, छोटे छोटे हिस्सों में, भागों में तोड़ दे, तो उस समस्या का आसानी से समस्या का समाधान कर सकता है। यानी भाषा जो होती है वो कठिन से सरल की ओर जाती है। 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 यानी भाषा का स्वरूप कैसा होता है? तो भाषा का स्वरूप जो होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का स्वरूप सदैव कठिन से सरल की ओर होता है। और याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट, चूंकि भाषा परिवर्तनशील है इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई
भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अब जैसे अगर स्वरूप की बात करें, अगर हम हिंदी को ले लें और स्वरूप पे चर्चा करें, तो बच्चों कहने में कोई हिचक नहीं होगा, ये कहने में कोई हिचक नहीं आने वाला कि हिंदी के 3 स्वरूप होते हैं। पहले हम वर्ड पर विचार करते हैं, फिर शब्द पर विचार करते हैं और फिर वाक्य पर विचार करते हैं। अगला वीडियो वर्ड विचार पे ही आएगा, जब वर्णमाला हम पढ़ेंगे और वर्णमाला को हम छोटे छोटे ध्वनियों से तोड़ेंगे। और ऐसा कोई वर्णमाला में टॉपिक नहीं होगा, छोटा से छोटा वो सब आपके पास पहुंचेगा। यकीन मानिएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और एक एक क्वेश्चन पर हमारी निगाह होगी। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा इस चीज के लिए। यानी अगर हम एक बार और भाषा की विशेषता पे आए, तो पहला, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा मानक स्वरूप में होती है। ये कठिन से सरल की ओर जाती है और चूंकि परिवर्तनशील है तो इस भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये परिवर्तनशील है, इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो इसका अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसे साफ कर अगला टॉपिक लें। अब हम भाषा को सीखना चाहते हैं, तो भाषा को यदि हम सीखना चाहते हैं तो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, हेडिंग ले लेंगे, भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए कितने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं? तो आप कह देंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलिए, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट, सबसे पहले तो आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा, अनुकरण होना चाहिए। और तीसरा, अभ्यास होना चाहिए। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, हां, दूसरा अनुकरण होना चाहिए और तीसरा अभ्यास होना चाहिए। जिज्ञासा, जब तक आपके मन में जानने की इच्छा, अगर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द लें हिंदी का, तो जिज्ञासा कब बनता है? जब हम कहते हैं कि जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। तो जब तक थांडाइक भी कहता है कि घोड़े को तो तालाब तक लाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि वो पानी पीना ना चाहे। आपको क्लास तक तो लाया जा सकता है, लेकिन क्लास में पढ़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि आप खुद पढ़ना ना चाहें। दूसरा अनुकरण है और तीसरा अभ्यास है। अभ्यास के बारे में तो आप स्पष्ट जानते होंगे। आप कहते भी हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत हुद सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रहीमन, आप इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि जब एक छोटी सी रस्सी, रेशम की रस्सी भी शिला पे निशान छोड़ सकती है, तो यदि हम अभ्यास करें तो हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। कोई दो राय नहीं, हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। यानी भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार के होते हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब हम कौशल प्रवृत्ति पे बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब हम कौशल प्रवृत्ति पे, एक भाषा के कौशल पे, विकास पे बात करेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाषा विकास का क्रम क्या होगा। भाषा विकास का क्रम क्या होगा, तो इस पे आते हैं।
भाषा विकास का क्रम। भाषा विकास का क्रम। तो आप स्पष्ट हैं, भाषा विकास के क्रम में सबसे पहले सुनना आता है। सुनना, एक बात और याद रखिएगा, सुनना अर्जित प्रक्रिया नहीं है, सुनना एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्यों सुनता है उस बारे में वो जान नहीं पाता, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुनता है, बच्चा सुनता है। यानी सुनना पहला प्रक्रिया, यानी जो पहले स्थान पे होता है सुनना। दूसरे स्थान पे होता है बोलना। तीसरे स्थान पर होता है पढ़ना। और चौथे स्थान पर होता है लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी अगर इंग्लिश में हम कहें, शिक्षण विधि में अगर आप आए तो इसको हम LSRW, और यदि उसे हिंदी में हम बोलें तो आप हिंदी में एक शब्द में बोल सकते हैं सूबोपली। सूबोपली, सूबोपली। हिंदी में यदि आप बोलना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं कि सूबोपली। सूबोपली मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी सूबोपली आप इस तरह से ले सकते हैं। और यदि यही संस्कृत में लेना चाहें, संस्कृत में लेना चाहें तो आप कह सकते हैं श्रवपले। श्रवपले, संस्कृत में इसे आप नाम दे सकते हैं श्रवपले। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। यानी भाषा विकास का जो क्रम है वो हिंदी में सूबोपली कहलाता है और संस्कृत में श्रवपले कहलाता है। श्रवपले कहलाता है। यानी इतनी बातें आप स्पष्ट कर चुके हैं कि भाषा का हमने देखा, हिंदी भाषा पे भाषा भाष धातु से बना हुआ है। भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, और भाषा के साथ ही आपने देखा कि भाषा किस तरीके से उसकी विशेषताएं होती हैं। आपने कहा कि विशेषताओं में सबसे पहले तो वो एक अर्जित प्रक्रिया है। भाषा जन्मजात नहीं होती, भाषा सदैव अर्जित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, इसलिए स्थिर नहीं रहती। भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है, सिंथेसिस टू एनालिसिस चलती है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चलती है। आपने कहा भाषा का एक मानक स्वरूप होता है, भाषा वैज्ञानिक होती है, और अतः और आप बाद में आपने देखा कि इसका क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्लियर हो गए? और भाषा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक